वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी से जीएसटी स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल जीएसटी स्टडी सर्कल के अंदर। हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं सेक्शन 17 की, और अभी तक हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर 6 वीडियोस बनाए हैं। वो सभी हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लेक्चर को थोड़ा छोटा बनाएं ताकि आप लोगों को उसको पढ़ने में आसानी रहे, लेंथ में या डिटेल में इसको समझाएं। साथ में हम बुक के साथ स्टडी भी करते हैं। उसका पर्पज़ ये है कि किसी भी तरीके से कोई चीज़ छूट ना जाए। हम ICAI CMA पेपर 7B इसकी स्टडी कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 18 पेज नंबर 156 इसको स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर इसका जो हेडिंग है वो हमको बताता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ITC अवेलेबल है तो वो किस तरीके से अवेलेबल है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 40। यहाँ हम सेक्शन 18 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इन्होंने रूल 40 की भी बात कर ली। तो सेक्शन के साथ यदि हम रूल पढ़ते हैं तो मैं एक बात पिछले अपने लेक्चर्स में पहले भी बता चुका हूँ कि कोई नोटिफिकेशन होता है तो वो लॉ का एक्सटेंशन होता है, कोई रूल होता है तो वो लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि रूल 40 का इन्होंने रेफरेंस लिया है तो रूल 40 जो है लॉ को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब ये इसको बिल्कुल सिंपल हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने A, B, C और D 4 पॉइंट दिए हैं। पहला है पॉइंट नंबर A। तो इसके अंदर ये निकल के आता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिस डेट को वो GST का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसने जैसे ही वो एलिजिबल होता है GSTN पोर्टल पर जा कर के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन तो जिस डेट को उन्होंने GST का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वे एलिजिबल हुए थे उस पर्टिकुलर डेट पर उनके स्टॉक के अंदर 3 चीज़ें होंगी। रॉ मटेरियल होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा या फिर फिनिश गुड्स होगा। तो वो तीनों आइटम जो उनके पास रखे होंगे उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर, तो उनको जब उन्होंने बाय किया होगा पेमेंट करते वक्त उन्होंने ITC को उसको क्लेम नहीं किया होगा क्योंकि ITC उनके ऊपर एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं था। तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने वाली डेट को उनके पास इस तरीके का जो भी स्टॉक रखा होगा उस स्टॉक के ऊपर वे ITC क्लेम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा हमने आपको समझा दिया है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 पॉइंट B। ये कहते हैं अ पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली, मतलब कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं था लेकिन उन्होंने वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन ले लिया है। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ ITC in respect of input held in stock and input contained in semi-finished goods WIP or FG held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration। यदि उन्होंने स्वेच्छा से GST पंजीयन के लिए अप्लाई किया है तो जिस दिन उनको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है उस कट ऑफ डेट से पहले या उस कट ऑफ डेट को उनके पास रॉ मटेरियल या WIP या फिनिश गुड्स के रूप में जितना भी माल अवेलेबल था उस सारे माल के ऊपर उनको आनुपातिक रूप से ITC क्लेम कर सकते हैं। वे उसको अपनी जब GSTR 3B को फाइल करेंगे तो उसके अंदर ITC क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 पॉइंट C।
कहते हैं वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब कि जो अंडर सेक्शन 10 इज इक्वल टू कंपोजिशन लेवी है, कोई डीलर यदि कंपोजिशन लेवी में है और उसका टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है और वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी इम्पोज हो जाती है, तो जिस डेट को इस तरीके की इवेंट होती है उस कट ऑफ डेट को उसके पास रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स के रूप में जितना भी स्टॉक रखा होता है उस स्टॉक के ऊपर हम आईटीसी कैलकुलेट करके उतना आईटीसी वे क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द कैपिटल गुड्स। यदि कोई उनके पास कैपिटल गुड्स भी हैं तो उसका भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स के अंदर खास बात ये है कि जब हम उसको क्लेम करेंगे आईटीसी को तो हम ये देखेंगे कि कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी थी और उस लाइफ के अंदर से कितनी लाइफ एग्जॉस्ट हो चुकी है, कितनी लाइफ उस कैपिटल गुड्स की बची है, तो उसके ऊपर उसी की कैलकुलेशन के हिसाब से हमको आईटीसी क्लेम करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये कहते हैं हाउ एवर क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, however credit on capital goods shall be reduced by such percent as may be prescribed। अब ये प्रेस्क्राइब कहाँ पर होगा, ये प्रेस्क्राइब होगा क्या कहते हैं रूल 40 के अंदर। तो ये कहते हैं रूल 40 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5% पर क्वार्टर की बात करता है रूल 40। तो इसका मतलब कि जितनी लाइफ उसकी एक्सपायर हो चुकी है उतनी लाइफ के लिए हम 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसका आईटीसी रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 और सेक्शन डी। उस सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 पार्ट डी। अब ये इसको भी समझा देते हैं कि वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स टैक्सेबल सप्लाई, such person shall be entitled to take credit of input। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति किसी जो सप्लाई कर रहे थे उस सप्लाई एज पर एक्ट एग्जेम्प्ट थी, तो उसका जो भी इनपुट वो बाय कर रहे थे चाहे वो उस इनपुट के ऊपर आईटीसी अवेलेबल था या नहीं था वो बात की है। अभी इतना समझिए कि उस एग्जेम्प्ट सप्लाई को करने के लिए उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा, वो रॉ मटेरियल के ऊपर आईटीसी मिलता था लेकिन वो आईटीसी नहीं लेते थे क्योंकि उस रॉ मटेरियल को लगा कर के जो मटेरियल बनता था जो वो सप्लाई करते थे वो एग्जेम्प्ट था। अब क्या हुआ कि जो वे सप्लाई कर रहे हैं एक्ट में चेंज आया और उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो वो हिस्सा जो वो इनपुट गुड्स हैं या इनपुट सर्विसेज हैं जिनको कंज्यूम करके वो एग्जेम्प्ट वाला माल वो बना रहे थे लेकिन अब वो टैक्सेबल हो गया, तो उतने हिस्से के ऊपर उनको आईटीसी मिलने लगेगा। तो ये स्पेशल केस हो गया। However, credit on capital goods shall be reduced by such percent as may be prescribed। तो मतलब कि कैपिटल गुड्स के ऊपर पहले की तरीके से ही उसकी लाइफ को कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी कैपिटल गुड्स है और जितनी लाइफ उसकी एग्जॉस्ट हो चुकी है उस लाइफ के ऊपर सच परसेंट उतने परसेंट्स जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा उस हिसाब से उसको रिड्यूस किया जाएगा। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 टाइम लिमिट। टाइम लिमिट ये कहते हैं बड़े ध्यान से करना है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year from the date of issue of such invoices relating to such supply। ये कहते हैं यहाँ पर सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि यदि कोई भी इनवॉइस है और आप उसका आईटीसी लेना भूल जाते हैं तो जो उसकी डेट होगी प्लस 1 year वहाँ तक उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अभी हमने पीछे पढ़ा था
कि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का को क्लोज होने के बाद, जैसे अभी 22-23 चल रहा है, तो 31 मार्च 2023 के बाद हमें अपनी GSTR 9 भी भरनी है और अकाउंट्स को भी क्लोज करना है। तो लास्ट डेट इन्होंने दी है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक जितनी भी ड्यू ITR होती हैं हमारी, उसके अंदर हम ITC क्लेम कर सकते हैं, या फिर हमारी GSTR 9 एनुअल रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट होती है, इन दोनों डेट्स के अंदर से विच एवर इज़ अर्लियर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये कहते हैं 1 साल का कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी इनवॉइस की डेट है प्लस 1 ईयर। अब यहाँ पर लॉ पॉइंट खड़ा हो जाता है। सुविधा के दृष्टिकोण से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 30 नवंबर और फाइलिंग द GSTR 9 विच एवर इज़ अर्लियर की जो डेट होती है उसको फॉलो कर लेंगे, सो दैट आपको ज़्यादा डिस्प्यूट में ना पड़ना पड़े। अब सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में क्या होता है, वेयर देयर इज़ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, कैसे, सेल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सेल करा तो बिजनेसमैन का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपने बिजनेस को सेल कर दिया, दो फर्म जाकर के मर्ज हो गई, या किसी एक बड़ी फर्म के अंदर से 2-3 फर्में निकल आई, डिमर्जर, एमलगेमेशन। कोई मतलब ऐसी यूनिट्स थी जो एक यूनिट एक लेवल से आगे का माल बना रही थी, दूसरी यूनिट दूसरे लेवल से पीछे का, उस लेवल से पीछे का माल बना रही थी, दोनों एमलगेमेट हो गई हैं, तो उसको कहते हैं एमलगेमेशन। लीज और ट्रांसफ़र ऑफ द बिज़नेस, या फिर कंप्लीटली डीलर ने GST के टैक्सेबल पर्सन ने अपने बिज़नेस को सेल आउट कर दिया है, तो ये कौन कौन सी हो गई, सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगेमेशन, लीज और ट्रांसफ़र ऑफ द बिज़नेस with the specific provisions for transfer of liabilities. The said registered person shall be allowed to transfer the ITC which remains unutilized in his electronic credit ledger to such sold, merged, demerged, amalgamated, lease or transferred business in such manner as may be prescribed. तो इसका मतलब हुआ कि जो लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंगली इस मर्जर, डीमर्जर, एमलगेमेशन, लीज और ट्रांसफ़र ऑफ द बिज़नेस, उसके केस में ITC का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये बड़ी ही स्पेशल कंडीशन है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी स्पेशल ही किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 18 सब सेक्शन 4। ये बताते हैं कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 होता है, 1.5 करोड़ से जिस डीलर के कम सेल होती है उस केस में वो यदि चाहें तो कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं। जब हमने कंपोजिशन वाला चैप्टर किया था तब बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। अब आता है द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बाय हिम बिकम होली एग्जेम्प्ट। 2 पॉइंट हैं। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ अवेल्ड ऑफ ITC ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। मतलब कि वो नॉर्मल डीलर था, नॉर्मल GST का पेमेंट कर रहा था और अब उसने कंपोजिशन के अंदर ऑप्ट कर लिया। दूसरा कि यदि उसके द्वारा जो सप्लाई की जा रही थी वो पहले टैक्सेबल थी, अब कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हो गई हैं, तो ये स्पेशल केस है। उसके स्पेशल केस के अंदर ITC का ट्रीटमेंट किस तरीके से रहेगा वो हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि जब वो एक तो वो आ गया कंपोजिशन लेवी में और दूसरा उसने जो भी गुड्स पहले उसकी जो सप्लाई थी वो टैक्सेबल थी, अब एग्जेम्प्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों केसेस के अंदर अब वो जो भी बिलिंग करेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा, ना तो अंडर सेक्शन 10 देगा, क्योंकि सेक्शन 10 के अंदर वो टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता, उसको बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होगा। और जो उसकी सप्लाई अब जो है पहले टैक्सेबल थी, दूसरे पॉइंट में वो अब एग्जेम्प्ट हो गई है, तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर डेट पर जब ये इवेंट होता है
उस पर्टिकुलर डेट पर उसके स्टॉक में जो भी रॉ मटेरियल है, WIP है या फिनिश गुड्स है, उसके ऊपर आनुपातिक रूप से हम ITC की कैलकुलेशन करेंगे। और क्या कहता है, ही शैल पे एन अमाउंट, क्योंकि जब वो नॉर्मल डीलर था तो उसने जो भी बाय किया था उसके ऊपर ITC क्लेम किया था, और उस क्लेम किए हुए ITC को अपनी आउटपुट GST की लाइबिलिटी से उसने एडजस्ट किया था। इसी के साथ जब पहले सेकंड नंबर पॉइंट में पहले जब वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा था, तो उस टैक्सेबल सप्लाई को करने के लिए जितनी उसने इनपुट गुड्स या सर्विसेज बाय की थी उसके ऊपर जो ITC था वो क्लेम कर चुका है, और उसको अपनी आउटवर्ड ITC की लाइबिलिटी से वो सेट ऑफ कर चुका है। तो जब वो सेक्शन 10 में आ गया, यानी कि अब वो टैक्स नहीं पेमेंट करेगा, और या फिर उसकी जो सप्लाईज़ हैं वो होली एग्जेम्प्ट हो चुकी हैं, तो इस केस में जितना भी उसके पास ITC स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का या WIP का या फिनिश गुड्स का, उसके ऊपर ITC की कंप्यूटेशन की जाएगी, और उतना पैसा या तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ करेगा, या फिर उतने का पैसे का वो चालान बनाकर सरकारी खजाने में जमा करेगा, और इस तरीके से वो उस लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेगा। इतना कुछ करने के बाद भी यदि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस बच जाता है तो उस बैलेंस को लैप्स माना जाता है। अब हम करते हैं सेक्शन 18 सब सेक्शन 5। सेक्शन 18 सब सेक्शन 5 को किस तरह से, ये हमने 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया। अब सब सेक्शन 5 और 6 ये 2 सब सेक्शन रह गए हैं हमारे पास। सेक्शन 5 क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सब सेक्शन 1 एंड द अमाउंट पेबल अंडर सब सेक्शन 4 shall be calculated in such a manner as may be prescribed। तो इसको भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा। प्रेस्क्राइब कहाँ किया जाएगा, रूल 40 में किया जाएगा, रूल 40 में इसको बताया जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 को करने के लिए आइए चलते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी on which ITC has been taken, the registered taxable person shall pay an amount equal to the ITC taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage points as may be prescribed, or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15 विच एवर इज़ हायर। सेक्शन 15 के अंदर हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट प्राइसेस को। तो इस तरीके से हो गया कि हम दोबारा कर देते हैं कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC हैज़ बीन क्लेम्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, he shall pay an amount equal to the ITC taken on capital goods। तो वो इस केस के अंदर ITC he shall pay an amount equal to the ITC taken on the said